आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बुक पैकेट्स के बारे में किया था। आज है हमारे पास क्लोज नंबर 136 से एग्जाम्पशन फ्रॉम पोस्टल फीस। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जब भी भेजा जाता है आपको क्या मिलता है? डाक शुल्क से छूट मिलती है, पोस्टेज चार्जेस में छूट मिलती है। Blind literature packets are exempted from payment of the following fees besides being exempt from the payment of postage। अब जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं जब भी आप इनको डाक के माध्यम से भेजेंगे इसमें आपको पोस्टेज चार्जेस में छूट मिलेगी। डाक शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। पोस्टेज चार्जेस क्या होते हैं? नॉर्मल किसी भी डाक वस्तु की श्रेणी है, जब आप उसको डाक के माध्यम से भेजते हैं उसके वेट के अकॉर्डिंग जो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, कुछ मामलों में ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी होते हैं, तो उनको कहते हैं पोस्टेज चार्जेस, जो किसी भी आर्टिकल के वेट के अकॉर्डिंग आपसे लिए जाते हैं। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में वो पोस्टेज चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी चार्जेस हैं जो आपसे नहीं लिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? रजिस्ट्रेशन फीस। किसी भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का आप पंजीकरण करेंगे तो पंजीकरण शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। फीस फॉर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट अगर आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के साथ लगाकर भेजते हैं उसमें भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। फीस फॉर दी अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिसिप्ट। रसीद की सत्यापित प्रति के लिए भी आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अब ये अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट क्या चीज़ होती है? रसीद की सत्यापित प्रति क्या चीज़ होती है? जब भी मान लीजिए आपने किसी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की रजिस्ट्रेशन करवाई, रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं तो डिलीवरी के समय एड्रेसी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे, हो सकता है अंगूठे का निशान लिया जाए, कुछ भी होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो रजिस्टर्ड आर्टिकल के वितरण के समय प्राप्तकर्ता के या प्राप्तकर्ता के अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर लिए जाते हैं एक रसीद के ऊपर। अगर वही रसीद पर किए हुए हस्ताक्षर की एक प्रति प्रेषक को चाहिए तो वो प्राप्त कर सकता है, उसको हम कहते हैं अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट। कि जो भी प्राप्तकर्ता ने एक रसीद के ऊपर हस्ताक्षर किए थे उसकी एक कॉपी बनाई जाती है, उसकी एक प्रति बनाई जाती है और उसको सेंडर को भेजा जाता है। तो इसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को डाक शुल्क से छूट प्राप्त है। इसके अलावा इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, एक्नॉलेजमेंट फीस नहीं लगेगी, ना ही अटेस्टेड कॉपी अगर आपको चाहिए रसीद की उसके लिए कोई चार्जेस देने होंगे। पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स विल बी ट्रांसमिटेड बाय सरफेस रूट ओनली। लेकिन जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होंगे जिनमें आपको पोस्टेज चार्जेस नहीं देने होंगे उनका प्रसारण सिर्फ सरफेस रूट से किया जाएगा। क्या ऐसे आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जिनमें पोस्टेज चार्जेस आपसे नहीं लिए गए हैं उनको केवल सरफेस रूट या सतह मार्ग से ही ट्रांसमिट किया जाएगा। एंड इफ दे आर टू बी सेंट बाई एयर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनको हवाई मार्ग से भेजा जाए, द एयरमेल चार्जेस एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर पैकेट्स हैज़ टू बी पेड। तो इसके लिए आपको हवाई डाक शुल्क का भुगतान करना होगा। कितना हवाई डाक शुल्क आपसे लिया जाएगा? जो कि सिंपल पैकेट अगर हम भेजेंगे उसके ऊपर आपसे लिया जाता है। तो हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करेंगे कि जब भी आप कोई पैकेट पोस्ट भेजेंगे तो उसमें हवाई चार्जेस कितने लगेंगे या फिर नॉर्मल पोस्टेज चार्जेस कितने लिए जाते हैं। तो जो पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होगा ऐसा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होगा जिसमें पोस्टेज चार्जेस आपसे नहीं लिए गए होंगे, उसको केवल सरफेस रूट या सतह मार्ग से ही भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको हवाई मार्ग से भेजा जाए तो इसके लिए आपको हवाई डाक शुल्क का भुगतान करना होगा। कितना करना होगा? जो कि निर्धारित है पैकेट्स के लिए वही आपसे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर लिया जाएगा। क्लोज नंबर 137 है कंटेंट्स एंड कंडीशंस फॉर पोस्टिंग। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में आप क्या सामग्री भेज सकते हैं और उसको पोस्ट करने की क्या क्या शर्तें हैं।
पेपर्स ऑफ एनी काइंड। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में आप किसी भी तरह के पेपर भेज सकते हैं, किसी भी तरह का कोई पीरियोडिकल भेज सकते हैं, या किसी भी तरह की कोई बुक भेज सकते हैं, किसी भी तरह का पत्र भेज सकते हैं। लेकिन ये किससे भेजा जाएगा, कौन इसको भेजेगा, या फिर ये किसके लिए भेजे जाएंगे? टू और फ्रॉम ब्लाइंड पर्सन्स, केवल नेत्रहीन व्यक्तियों के द्वारा अगर इनको भेजा जाएगा, या नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए अगर इनको भेजा जाएगा। लेकिन कैसे? इम्प्रेस्ड इन ब्रेली और अदर स्पेशल टाइप फॉर द यूज ऑफ द ब्लाइंड। या तो ये ब्रेल लिपि में होने चाहिए, या फिर किसी अन्य विशेष तरह से प्रिंट होने चाहिए, या विशेष तरह से छपे होने चाहिए, जो सिर्फ नेत्रहीन के प्रयोग के लिए होने चाहिए। तो आप इसमें किसी भी तरह को कोई पेपर भेज सकते हैं, पीरियोडिकल, बुक, लेटर भेज सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? ये सिर्फ नेत्रहीन व्यक्ति के लिए होंगे या नेत्रहीन व्यक्ति के द्वारा भेजे जाएंगे। और दूसरी बात, ये ब्रेल लिपि में या इसी तरह से किसी विशेष रूप में ये छपे हुए होने चाहिए, जो सिर्फ नेत्रहीन के प्रयोग के लिए होंगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी पत्र उठाया या आपने कोई भी पेपर उठाया या पीरियोडिकल उठाया और उसको ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में भेज दिया। नहीं, ये ब्रेल लिपि में या किसी और तरह से छपे होने चाहिए, जो सिर्फ नेत्रहीन व्यक्तियों के उपयोग के लिए होने चाहिए। और इनको भेजने वाला कौन होगा? कोई नेत्रहीन व्यक्ति होगा, या जिसके लिए इनको भेजा गया है वो नेत्रहीन व्यक्ति होगा। मे बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट एज ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स। तो इस तरह की जो सामग्री होगी उसको आप डाक के माध्यम से ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के रूप में भेज सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट दे आर पोस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग कंडीशंस। और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही आ जाएगी कि जो भी आप इसमें सामग्री भेजेंगे वो या तो ब्रेली में होनी चाहिए, एक लिपि होती है इसमें होनी चाहिए, या किसी और विशेष तरह से छपे हुए होने चाहिए, जो केवल नेत्रहीन के उपयोग के लिए हो। दूसरी बात, इनको क्या किया जाएगा? ये या तो नेत्रहीन व्यक्ति के द्वारा भेजे जाएंगे या नेत्रहीन व्यक्ति के लिए भेजे जाएंगे। उसके अलावा और क्या क्या कंडीशंस इसके लिए होती हैं? The packets shall consist only of articles specially impressed as described above। तो इसमें सिर्फ वही आर्टिकल या वही लेख होगा जो ऊपर हमने किया कि ब्रेली में या फिर किसी अन्य तरह से विशेष रूप से छपे होने चाहिए, जो केवल नेत्रहीन व्यक्ति के उपयोग के लिए हो। And shall not contain any written communication either in writing or printed in ordinary type। इसके अलावा इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी संचार नहीं होना चाहिए, चाहे वो लिखा हुआ हो चाहे वो प्रिंट किया हुआ हो। इस तरह का कोई भी कम्युनिकेशन इसमें नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ों को छोड़कर। क्या क्या चीज़ें लिखी हुई या प्रिंट की हुई हो सकती हैं? तो वो है टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स। टाइटल हो सकता है, शीर्षक हो सकता है, फिर उसमें क्या सामग्री है उसका एक टेबल हो सकता है, पीरियोडिकल एंड की टू और इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूज ऑफ स्पेशल टाइप। ठीक है, क्योंकि ये नेत्रहीन व्यक्ति के लिए अगर भेज रहे हैं तो विशेष रूप से अगर ये छपे होंगे तो कैसे आपने उनका यूज़ करना है उसके लिए आपके पास इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई या प्रिंट की हुई हो सकती हैं। और साथ में एक लेबल हो सकता है। कौन सा लेबल हो सकता है? कि अगर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को वापस करना पड़े तो वापस करने के लिए इसके ऊपर एक लेबल भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ भी इसमें और लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो पैकेट में क्या होना चाहिए? सिर्फ वही आर्टिकल होने चाहिए जो या तो ब्रेल लिपि में छपे होंगे या और विशेष तरह से छपे होंगे, जो केवल नेत्रहीन व्यक्तियों के उपयोग के लिए होंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा संचार नहीं होना चाहिए जो लिखा हुआ हो या फिर सामान्य तरीके से प्रिंट किया हुआ हो। इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं? सिर्फ इसमें टाइटल या टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ हो सकता है, साथ में इंस्ट्रक्शंस या निर्देश हो सकते हैं कि किस तरह से आपने इसका यूज करना है, या फिर एक लेबल हो सकता है जो उस पैकेट को रिटर्न करने के लिए होगा।
द पैकेट शैल वेयर ऑन द आउटसाइड द इंस्क्रिप्शन लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड एंड द रिटन और प्रिंटेड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। उसके अलावा और क्या हो सकता है? ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बाहर लिखा होना चाहिए लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड। अगर आपको ये याद हो, हमने पहले भी ये चीज़ की है कि अगर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है या फिर ऐसा बुक पैकेट जिसमें प्रिंटेड बुक्स हो, इनको क्या मिलता है? कंसेशन मिलती है पोस्टेज चार्जेस में। तो इन जो भी इस तरह की डाक वस्तुओं की श्रेणी होती है, और श्रेणी आपने एड्रेस साइड के टॉप के ऊपर लिखनी होती है कि ये ब्लाइंड लिटरेचर है या फिर ये बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स है, ताकि आप पता चल सके कि क्यों इनको पोस्टेज चार्जेस में छूट दी गई है। तो जब भी आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजेंगे तो उसके बाहर लिटरेचर फॉर दी ब्लाइंड लिखा होना चाहिए एंड द रिटन और प्रिंटेड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, और उसके अलावा प्रेषक का लिखा हुआ या फिर प्रिंट किया हुआ नाम और पता हो सकता है। द पैकेट शैल बी पोस्टेड आइदर विदाउट अ कवर। अब ये जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाएगा, या तो आप इसको बिना कवर के भेजेंगे या फिर इन अ कवर ओपन एट बोथ एंड्स, या ऐसे कवर में भेजेंगे जो दोनों तरफ से खुला होना चाहिए, विच कैन इजीली बी रिमूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, जिसे जांच के उद्देश्य से आसानी से हटाया जा सके। नो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में वेट मोर देन 7 किलोग्राम। किसी भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का मैक्सिमम वेट 7 किलोग्राम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पिछली वीडियो में हमने क्या था कि जो बुक पैकेट है नॉर्मल 5 किलोग्राम उनकी वेट लिमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद किया बुक पैटर्न एंड सैम्पल पैकेट, उसके लिए हमने 2 किलोग्राम वेट लिमिट की। फिर हमारे पास आ जाते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, और इनकी जो वेट लिमिट है वो कितनी है? 7 किलोग्राम है। और बाकी जो कंडीशंस हैं डायमेंशंस के लिए, या वो किसके समान रहेंगी? समान रहेंगी वो बुक पैकेट्स के, जो बुक पैकेट्स के लिए पिछली वीडियो में किया था। क्लोज नंबर 138 है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या जुर्माना होगा? चार्ज ऑन डिलीवरी विद द लेटर और पार्सल पोस्टेज बिचावर इज लेस। तो वितरण के समय पत्र या पार्सल डाक शुल्क आपसे लिया जाएगा अगर शर्तों का उल्लंघन होता है, दोनों में से जो भी कम होगा। तो ये होगा ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बारे में कि पोस्टेज चार्जेस में आपको छूट मिलती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लिए जाते, एक्नॉलेजमेंट के चार्जेस नहीं लगते हैं, फीस फॉर अटेस्टेड कॉपी नहीं लगती है। लेकिन इसमें क्या भेजा जाएगा, किसके लिए भेजा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में, पंजीकृत समाचार पत्र के बारे में। क्लोज नंबर 139 में आती है डेफिनेशन, पंजीकृत समाचार पत्र क्या होता है? एवरी पब्लिकेशन कंसिस्टिंग होली और इन अ ग्रेट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल और अदर न्यूज और ऑफ द आर्टिकल रिलेटिंग टू thereto or to other current topics with or without advertisements shall be deemed a newspaper subject to the following conditions। तो पंजीकृत समाचार पत्र क्या होता है? एवरी पब्लिकेशन, प्रत्येक प्रकाशन, क्या प्रत्येक प्रकाशन जिसमें क्या होगा? होली और इन अ ग्रेट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल और अदर न्यूज़, क्या प्रत्येक वह प्रकाशन जिसमें पूरी तरह से या जिसके बड़े हिस्से में कोई भी पॉलिटिकल या राजनीतिक समाचार होंगे या अन्य समाचार होंगे, या फिर इसी तरह के पॉलिटिकल या अदर न्यूज़ से जुड़ी हुई कोई लेख या कोई आर्टिकल होंगे, और टू दी अदर करंट टॉपिक, या फिर किसी भी करंट टॉपिक या वर्तमान विषय से जुड़ा हुआ कोई आर्टिकल उसमें होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र। अब पंजीकृत समाचार पत्र एडवर्टाइजमेंट के साथ भी हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के बिना भी हो सकते हैं। जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होंगे उनमें एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस तरह के जो पब्लिकेशन होंगे या प्रकाशन होंगे उनको हम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या पंजीकृत समाचार पत्र कहेंगे। तो ऐसा प्रकाशन जिसमें क्या हो? पूरी तरह से या जिसके बड़े हिस्से में कोई भी पॉलिटिकल या अदर न्यूज़ हो, या ऐसा आर्टिकल हो जो पॉलिटिकल न्यूज़ या अदर न्यूज़ से जुड़ा हुआ हो, या किसी भी वर्तमान विषय से जुड़ा हुआ कोई लेख उसमें हो सकता
है, साथ में एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है और ये बिना एडवर्टाइजमेंट के भी हो सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या पंजीकृत समाचार पत्र कहेंगे। इट इज पब्लिश्ड इन नंबर्स एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 31 डेज, और ये क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक 31 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए। इसके लिए ये कंडीशन है कि अधिक से अधिक 31 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए। दैट इट हैज़ अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, और इसमें ग्राहकों की वास्तविक सूची भी होनी चाहिए। आपके पास एक बोनाफाइड लिस्ट होनी चाहिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के सब्सक्राइबर्स की, यानी कि जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर लेते हैं उनकी एक आपके पास बोनाफाइड लिस्ट भी होनी चाहिए। एन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट टू अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के साथ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, आपने देखा होगा एक न्यूज़पेपर होता है उसके साथ छोटा सा कुछ और भी होता है, या फिर उसके साथ एक और अलग से पेज होता है न्यूज़पेपर का, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट न्यूज़पेपर का। वेयरिंग द सेम डेट एज द न्यूज़पेपर, अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर के साथ पंजीकृत समाचार पत्र के साथ कोई एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट भेजते हैं तो उसके ऊपर वही डेट होनी चाहिए जो न्यूज़पेपर के ऊपर होगी। ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट भेजा जाएगा उसके ऊपर सेम डेट होगी जो न्यूज़पेपर के ऊपर होगी, और जिसको न्यूज़पेपर के साथ आप पोस्ट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? शैल बी डीम्ड टू अ पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, उसको पंजीकृत समाचार पत्र का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन कब उसको हिस्सा माना जाएगा? unless it consists wholly or in a great part of matter like that of the newspaper, कि इसमें उसी तरह की सामग्री होनी चाहिए, उसी तरह का मैटर होना चाहिए जैसा कि पंजीकृत समाचार पत्र में हो। पंजीकृत समाचार पत्र में जो सामग्री होगी, जो मैटर होगा, उसी से जुड़ा हुआ या उसी से मिलता जुलता मैटर उस सप्लीमेंट या एक्स्ट्रा में होना चाहिए। दूसरी बात, हैज़ द टाइटल एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ ईच पेज, और एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट के प्रत्येक पेज के ऊपर क्या होना चाहिए? समाचार पत्र का शीर्षक होना चाहिए और साथ में प्रकाशन तिथि भी मुद्रित होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का कोई एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट है तो उसको भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का हिस्सा माना जाएगा, पंजीकृत समाचार पत्र का हिस्सा माना जाएगा। तो कोई भी एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ आप भेजते हैं उसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन उस सप्लीमेंट या उस एक्स्ट्रा में वही मैटर या वही सामग्री होनी चाहिए जो न्यूज़पेपर की होगी। न्यूज़पेपर की जैसी सामग्री या जैसा मैटर है वैसा ही मैटर इस एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट में होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें क्या होना चाहिए? वो सेम डेट होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के ऊपर होगी, और इस एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट के प्रत्येक पेज के ऊपर क्या होना चाहिए? न्यूज़पेपर का शीर्षक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? साथ में प्रकाशन की तिथि भी होनी चाहिए। Any registered newspaper in which a document of any of the following description in particulars is enclosed as a supplement should be treated as book packet। अब ऊपर तो कर लिया कि अगर इस तरह का कोई एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट है उसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो नीचे दे रखे हैं अगर इस तरह का कोई एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट है तो उसको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और अगर आप इस तरह का कुछ भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ भेजते हैं तो उसको क्या माना जाएगा? उस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को बुक पैकेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। एन एडवर्टाइजमेंट शीट प्रिंटेड फॉर एन एडवर्टाइजर, अगर किसी भी एडवर्टाइजर या विज्ञापन दाता के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट शीट या विज्ञापन शीट प्रिंट की हुई है एंड सेंड टू पब्लिशर ऑफ अ न्यूज़पेपर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद इट, और क्या किया जाता है? कोई भी एडवर्टाइजर है उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट शीट प्रिंट की है और इसको न्यूज़पेपर के प्रकाशक को भेज दिया है कि आपने इसको अपने न्यूज़पेपर के साथ भेज के डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इस तरह की अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट शीट किसी भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ होगी तो उसको क्या माना जाएगा? बुक पैकेट माना जाएगा। एन एडवर्टाइजमेंट शीट विद एन ऑर्डर फॉर्म अटैच्ड, अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट शीट है जिसके साथ ऑर्डर फॉर्म जुड़ा हुआ है या फिर कोई भी ऐसा आवेदन जुड़ा हुआ है उसके साथ जिसमें प्रोस्पेक्टस है, जिसमें कोई भी विवरणिका है या फिर कोई भी प्रपोजल इंक्वायरी फॉर्म है, इस तरह का अगर कुछ भी उसके साथ भेज रहे हैं सप्लीमेंट या एक्स्ट्रा के रूप में तो उस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को भी
क्या मानना चाहेगा, बुक पैकेट मानना चाहेगा। एनी डॉक्यूमेंट ड्रोन अप इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन टू द रेसिपेंट, या फिर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जिसके लिए भेजा गया है उसके लिए उस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट के रूप में आप कोई भी डायरेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन भेज रहे हैं, सीधा व्यक्तिगत संचार भेज रहे हैं, तो उसको भी क्या मानना चाहेगा, बुक पैकेट मानना चाहेगा। तो इस तरह का कुछ भी आप एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट के रूप में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ नहीं भेजेंगे। अगर आप भेजते हैं तो उस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को बुक पैकेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ऐसा एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट जिसमें ऐसा मैटर है जैसा न्यूज़पेपर का है, और दूसरी बात उसके ऊपर न्यूज़पेपर का शीर्षक है और प्रकाशन की तिथि है, तो उसको क्या किया जाएगा, न्यूज़पेपर का हिस्सा मानना चाहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 140 कंडीशंस। न्यूज़पेपर शैल बी रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ हेड ऑफ डिवीजन और आरएमएस डिवीजन एंड इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर इन ज्यूरिडिक्शन इन विच इट इज टू बी पब्लिश्ड। पंजीकृत समाचार या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कहाँ पे पंजीकृत होना चाहिए, जिस भी डिवीज़न में, ठीक है, जिस भी कार्यालय में इसको आपने पोस्ट करना है या जिस भी कार्यालय में इसको पब्लिश किया जाना है। पंजीकृत समाचार पत्र जिस भी कार्यालय में पब्लिश या पोस्ट किया जाना है, वहाँ के जो हेड ऑफ डिवीज़न होंगे या आरएमएस डिवीज़न होंगे या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर होंगे, यानी कि वो कार्यालय जिस भी ज्यूरिडिक्शन या जिसके भी अधिकार क्षेत्र में आता है उसके कार्यालय में ये न्यूज़पेपर पंजीकृत होना चाहिए। shall be transmitted at concessional rates during the registration period, और इस पंजीकरण की अवधि के दौरान उन न्यूज़पेपर्स को कंसेशनल रेट यानी कि उसमें क्या मिल जाएगा, आपको जो दर होगी, जो भी पोस्टेज चार्जेस की दर होगी उसमें कंसेशन मिलेगा, रियायती दरों पर इस तरह के न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा। तो न्यूज़पेपर जो है उस कार्यालय में जहाँ से इसे प्रकाशित आपने करना है या जहाँ से आप इसको पब्लिश कर रहे हैं उस कार्यालय व कार्यालय जिसके भी अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसके भी ज्यूरिडिक्शन में आता है, चाहे वो हेड ऑफ डिवीज़न हो, आरएमएस डिवीज़न हो या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर हो, उसके कार्यालय में ये पंजीकृत होना चाहिए, तभी इसको रियायती दरों पर पोस्ट किया जाएगा। The application for the first registration of a newspaper in the postal division for which it is published, except in the case of newspaper printed or published under the orders of any government of India or for official purpose, be made in the forum prescribed for the purpose by the Director General and be accompanied by। अब अगर तो भारत सरकार के आदेश के तहत कोई भी समाचार पत्र प्रिंट किया हुआ है या ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई समाचार पत्र प्रिंट किया हुआ है, उस मामले को आपने छोड़ देना है। ऐसा न्यूज़पेपर जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के आदेश के तहत पब्लिश या प्रिंट किया गया है या ऑफिशियल पर्पस के लिए प्रिंट या पब्लिश किया गया है, उस मामले को छोड़कर जब भी आप क्या करेंगे, पहली बार पंजीकृत समाचार पत्र की रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेंगे, या आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन तो उसकी करनी है, तो किसी भी न्यूज़पेपर की रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन देंगे। कहाँ पे देनी है, जहाँ पे आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं वहीं के पोस्टल डिविजनल हेड को देनी है। तो कैसे देनी है, क्या पर्पस मेड इन दी फोरम प्रेस्क्राइब्ड फॉर दी पर्पस बाय डायरेक्टर जनरल। तो आवेदन देने के लिए डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक डाक के द्वारा क्या किया होगा, एक फोरम निर्धारित किया गया होगा, उसी निर्धारित फोरम के ऊपर आप एप्लीकेशन या आवेदन देंगे और उस एप्लीकेशन या आवेदन के साथ और क्या होगा। तो किन मामलों को छोड़कर, जहाँ पे भारत सरकार के आदेश के तहत कोई भी न्यूज़पेपर प्रिंट या पब्लिश किया जा रहा है या किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए न्यूज़पेपर को प्रिंट या पब्लिश किया जा रहा है, उन मामलों को छोड़कर बाकी न्यूज़पेपर्स के लिए जब भी आप आवेदन करेंगे उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसमें आपको आवेदन निर्धारित फोरम पर करना होगा, जो फोरम डायरेक्टर जनरल के द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया होगा। और उस आवेदन के साथ क्या होगा, 2 copies of the latest issue of newspaper sought to be registered। पंजीकृत किए जाने वाले समाचार पत्र की 2 प्रतियां होंगी।
क्या जो आप समाचार पत्र को प्रकाशित करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं, उसकी 2 प्रतियां इस आवेदन के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ होंगी। अ लिस्ट शोइंग द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ एटलीस्ट 50 बोनाफाइड सब्सक्राइबर्स, और इसके बाद कम से कम 50 बोनाफाइड ग्राहकों के नाम और पते दिखाने वाली सूची इसके साथ होनी चाहिए। तो हमने जैसे पहले भी किया कि इसके लिए आपके पास बोनाफाइड लिस्ट होनी चाहिए सब्सक्राइबर्स की। तो जब आप आवेदन करेंगे न्यूज़पेपर की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस आवेदन के साथ आपको एक लिस्ट देनी होगी, जिस लिस्ट में आपके पास कम से कम 50 बोनाफाइड सब्सक्राइबर्स के नाम और पते होने चाहिए। फिर यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखी है, द कंडीशन ऑफ हैविंग एटलीस्ट 50 बोनाफाइड सब्सक्राइबर्स हु हैव पेड देयर सब्सक्रिप्शन शैल नॉट बी मैंडेटरी फॉर ग्रांटिंग पोस्टल रजिस्ट्रेशन टू द पब्लिकेशन मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। तो ये जो 50 ग्राहकों की एक बोनाफाइड लिस्ट होनी चाहिए, ये भारत सरकार के प्रकाशन मंत्रालय विभागों को जब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए वो आवेदन करेंगे तो वहाँ पे इस तरह के ग्राहकों की सूची की आवश्यकता नहीं होगी, बाकियों के लिए होगी। अगर वो क्या हो रही है, मिनिस्टर्स या डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन का आवेदन है, तो उसके साथ इस तरह की लिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। फिर उसके साथ और क्या होना चाहिए, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और सिटी मैजिस्ट्रेट और इक्विवेलेंट ऑफ और हायर अथॉरिटी विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द न्यूज़पेपर इज प्रिंटेड और पब्लिश्ड और द प्रिंटर और द पब्लिशर रिसाइड। फिर एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र उसके साथ होना चाहिए। तो कहाँ से लेके आएंगे वो, जहाँ पे आप न्यूज़पेपर को प्रिंट या पब्लिश कर रहे हैं या जहाँ पे प्रिंटर रहता है या पब्लिशर रहता है, वहाँ के लोकल जुरिडिक्शन किसके पास आता है, वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के अंडर है या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है या सिटी मैजिस्ट्रेट है या इसी तरह की कोई और हायर अथॉरिटी है, उससे आप एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र लेके आएंगे। किस तरह का प्रमाण पत्र लेके आएंगे, दैट द डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशंस रिक्वायर बाय सेक्शन 5 ऑफ द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 हैज और हैव बीन मेड। आप ये प्रमाण पत्र लेके आएंगे कि ये जो न्यूज़पेपर है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 की धारा 5 में दी गई घोषणाओं के अनुसार बनाया गया है। क्या क्या होगा, यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको आवेदन के साथ देनी होंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन आप देंगे, कैसे फोरम के ऊपर देंगे, इस उद्देश्य के लिए डायरेक्टर जनरल एक फोरम निर्धारित करेगा, उस फोरम के ऊपर आपको आवेदन देना होगा। इसके साथ क्या होगा, 2 कॉपीज होंगी नवीनतम जारी किए हुए न्यूज़पेपर की जिसको आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर कम से कम 50 बोनाफाइड सब्सक्राइबर्स के नाम और पते दर्शाने वाली एक लिस्ट होगी। उसके बाद एक सर्टिफिकेट इसके साथ होगा, सर्टिफिकेट सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर सिटी मैजिस्ट्रेट या इसी तरह की और हायर अथॉरिटी से आप लेके आएंगे। और सर्टिफिकेट इस चीज़ को दर्शाएगा कि ये जो न्यूज़पेपर है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 की धारा 5 में दी गई घोषणाओं के अनुसार बनाया गया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को आपने उस आवेदन के साथ देना है। फिर उसके बाद द न्यूज़पेपर्स और रजिस्टर्ड शैल बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट एज ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो जब इस तरह से आप किसी भी न्यूज़पेपर की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, न्यूज़पेपर का पंजीकरण करवाएंगे, तो उसको क्या किया जाएगा, डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के रूप में पोस्ट किया जाएगा। कहाँ से पोस्ट किया जाएगा, फ्रॉम द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जहाँ पे उस न्यूज़पेपर का प्रकाशन होता है उसी स्थान से, या फिर मे आल्सो बी सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनी अदर प्लेस, या उसको किसी अन्य जगह से भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी और जगह से आप उसको प्रसारित करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास रिटन परमिशन होनी चाहिए हेड ऑफ डिवीजन की, आरएमएस डिवीजन की या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर की, जहां पे भी वो प्लेस निर्धारित है जहां से आप उसको पोस्ट करना चाहते हैं। ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस आवेदन के साथ देनी होंगी न्यूज़पेपर के पंजीकरण के लिए। द फुल पोस्टेज शैल बी प्रीपेड अनलेस द न्यूज़पेपर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज अंडर क्लोज नंबर 143।
फिर इन न्यूज़पेपर्स को पोस्ट करने के लिए जो पोस्टेज चार्जेस रहेंगे, जो डाक शुल्क रहेगा, उसका आपको पहले भुगतान करना होगा, उसकी प्री पेमेंट करनी होगी। अगर आपके पास प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज वाली सुविधा है तो पहले नहीं भुगतान किया जाएगा, अदरवाइज आपको पहले भुगतान करना होगा। तो हम 143 क्लोज में करेंगे कि प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज क्या चीज़ होती है। Newspaper shall wear in any convenient place either first and the last page the word registered followed by the registration number or number assigned by head of division RMS division and independent gazetted postmaster as the case may be। पंजीकृत समाचार पत्र के किसी भी सुविधाजनक स्थान पर, चाहे वो पहला पेज हो या लास्ट पेज हो, क्या वर्ड लिखा होना चाहिए? रजिस्टर्ड वर्ड या पंजीकृत शब्द लिखा होना चाहिए। और उसके बाद क्या लिखा होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए जो उसको दिया गया होगा। और साथ में क्या हो सकता है? वो नंबर हो सकता है जो हेड ऑफ डिवीज़न आरएमएस डिवीज़न या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर के द्वारा दिया गया होगा। तो न्यूज़पेपर के किसी भी सुविधाजनक स्थान पर, चाहे वो पहला पेज हो चाहे लास्ट पेज हो, शब्द लिखा होना चाहिए रजिस्टर्ड, और उसके साथ रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए या वो नंबर होना चाहिए जो हेड ऑफ डिवीज़न आरएमएस डिवीज़न या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर के द्वारा आपको उस न्यूज़पेपर की रजिस्ट्रेशन के बाद दिया गया होगा। द न्यूज़पेपर शैल बी पोस्टेड एट द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। न्यूज़पेपर जो आप पंजीकृत इस तरह से करवाएंगे, इसको प्रकाशन के स्थान से आप पोस्ट कर सकते हैं। और एज द केस में भी एट द प्लेस परमिटेड अंडर दिस सब क्लोज, या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी और स्थान से भी उसको पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास डिविजनल हेड की परमिशन होनी चाहिए। बाय इट्स प्रोप्राइटर, मैनेजर और पब्लिशर, और बाय अ ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ सच प्रोप्राइटर, मैनेजर और पब्लिशर। अब ये जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होंगे तो हमने कर लिया कि इनको पब्लिकेशन या प्रकाशन के स्थान से ही पोस्ट किया जाएगा, लेकिन पोस्ट किया किसके द्वारा जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? उस न्यूज़पेपर के प्रोप्राइटर के द्वारा, मालिक के द्वारा, या मैनेजर या प्रकाशक के द्वारा किया जा सकता है, या फिर इन तीनों में से किसी ने भी कोई एजेंट को ऑथराइज किया गया है तो उस ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा भी इस तरह के न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया जा सकता है या पोस्ट किया जा सकता है। अब कब किया जा सकता है? ऑन सच डेज ऑफ द वीक और ऑन सच डेट्स ऑफ द मंथ एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द न्यूज़पेपर और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयरटू। तो जो न्यूज़पेपर है उसको कहाँ पे पोस्ट किया जाएगा? प्रकाशन के स्थान से पोस्ट किया जाएगा। कौन करेगा? प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर करेगा, या इनके द्वारा ड्यूली ऑथराइज किया हुआ एजेंट पोस्ट कर सकता है। कब किया जाएगा? सप्ताह के ऐसे दिनों में या महीने की ऐसी तारीखों पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय बताई थी। रजिस्ट्रेशन के समय जो भी डेट या हफ्ते के जो भी दिन स्पेसिफाई किए गए थे या निर्धारित किए थे, उन डेट्स के ऊपर इनको पोस्ट किया जाएगा। Provided that a clear notice of 3 days shall be given to the postmaster of the place in case any change is desired in the dates or days of posting so specified। यदि निर्दिष्ट दिन या पोस्टिंग की तारीख में आपको कोई भी परिवर्तन करना है, आपने रजिस्ट्रेशन के समय या रजिस्टरिंग के समय जो भी दिन या जो भी समय या जो भी डेट निर्दिष्ट किए थे, आपने उनमें कोई भी परिवर्तन करना है, तो इसके लिए आपने पोस्ट मास्टर को कम से कम 3 दिन पहले इस चीज़ के बारे में स्पष्ट सूचना देनी है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट्स एज टू 3 days नोटिस में बी वेव्ड। लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर को 3 दिन पहले आपने सूचना देनी है, इसको वेव किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है। कौन माफ़ कर सकता है? सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इफ इज सेटिस्फाइड दैट द प्रोप्राइटर, मैनेजर और पब्लिशर और एजेंट कुड नॉट अडेयर टू इट फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। तो ये 3 दिन का नोटिस है कि अगर आपने जो भी निर्दिष्ट किए हुए दिन या कोई भी निर्दिष्ट की हुई डेट है उसमें चेंज करना है, तो इस 3 दिन के नोटिस को आपने पहले पोस्ट मास्टर को 3 दिन का इसका नोटिस देना है। लेकिन इन 3 दिनों के नोटिस को सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के द्वारा वेव किया जा सकता है अगर वो इस चीज़ से संतुष्ट हो जाता है कि नियंत्रण से परे कारणों की वजह से प्रोप्राइटर, मैनेजर, पब्लिशर या उसका एजेंट इस तरह का नोटिस नहीं दे पाया।
प्रोवाइडेड आल्सो दैट द नंबर ऑफ डेज और डेट्स ऑन विच एन इशू कैन बी पोस्टेड शैल नॉट बी अल्टर्ड एक्सेप्ट विद द प्रायर अथॉरिटी ऑफ द सुपरिटेंडेंट सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। अब एक तो चीज़ हो जाएगी कि जैसे मान लीजिए हफ्ते के आप 2 दिन पोस्ट करते थे और महीने के आप मान लीजिए 8 दिन पोस्ट करते थे, तो डेज और डेट्स आपके पास थी कि इस डे को और इस डेट को आप पोस्ट कर सकते हैं। अब आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हफ्ते में मुझे 3 दिन पोस्ट करना है या महीने में मुझे 10 दिन पोस्ट करना है। अगर आपकी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए भी सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट की आपको पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए भी सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट की प्रायर अथॉरिटी की आवश्यकता होती है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम मान लीजिए पहले आपके पास था कि आप महीने की पहली तारीख को पोस्ट करेंगे, फिर आप 10 तारीख को पोस्ट करेंगे, 15 तारीख को और फिर 30 तारीख को पोस्ट करेंगे, इस तरह से पोस्टिंग करेंगे। अब सिर्फ आप ये हो सकता है कि आप चाहते हैं कि इन डेट्स में कोई चेंज करना है, मतलब आप चाहते हैं पहली तारीख की जगह मैं 3 तारीख को पोस्ट करूं, 10 की जगह मैं 12 तारीख को पोस्ट करूं। तो अगर इस तरह की आपने कोई भी चेंज करनी है तो उसके लिए आपको 3 दिन पहले एक नोटिस देना होगा पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर को ये जो 3 दिनों का नोटिस दिया जाएगा, इसको सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट माफ कर सकता है अगर वो इस चीज से सेटिस्फाई होता है कि नियंत्रण से परे कारणों की वजह से प्रोप्राइटर, मैनेजर, पब्लिशर या उसका एजेंट इस तरह का नोटिस नहीं दे पाया। लेकिन अगर आप क्या चाहते हैं कि आप पहले ये आप 4 दिन पोस्ट करते थे एक महीने में, अब आप चाहते हैं 5 दिन पोस्ट करें एक महीने में, तो इस तरह के अगर आप नंबर ऑफ डेज में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट की प्रायर अथॉरिटी की आवश्यकता होगी। Each copy or bundle of copies of the newspaper shall be posted without a wrapper। जब भी आप न्यूज़पेपर भेजेंगे, चाहे सिंगल कॉपी भेजें या न्यूज़पेपर्स का बंडल भेजें, तो इसको आपने या तो बिना रैपर के पोस्ट करना है या ऐसे रैपर में पोस्ट करना है ओपन एट बोथ हैंड्स, जो दोनों तरफ से खुला होना चाहिए, या फिर अनफास्टेंड एनवल्प। अनफास्टेंड क्या हो जाएगा आपके पास, बिना बंधे हुए अवर्ण में या एनवल्प में डाल के आप इसको भेजेंगे, नहीं कि खुले एनवल्प में डाल के भेजेंगे। विच कैन इजीली बी रिमूव्ड फॉर एन इंस्पेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, जिसे न्यूज़पेपर की निरीक्षण या जांच के लिए आसानी से हटाया जा सके। आफ्टर पब्लिकेशन वर्ड प्रिंटेड ऑन कवर और अपॉन कवर और नोट एनी राइटिंग और मार्क ऑन इट। जब एक बार प्रकाशन हो गया, न्यूज़पेपर एक बार पब्लिश हो गया, उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी ना तो वर्ड को प्रिंट करेंगे, ना ही उसके कवर के ऊपर कोई भी आप राइटिंग या मार्क देंगे, कुछ चीज़ों को छोड़कर जो नीचे यहाँ पे दी गई हैं। इसमें सिर्फ प्राप्तकर्ता का नाम और पता हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी और पब्लिकेशन के बाद प्रिंट किया हुआ या रिटर्न किया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप पैकेट भेजते हैं, इन केस ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग मोर देन 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर्स का पैकेट भेजते हैं जिसमें एक ही तरह के न्यूज़पेपर की एक से ज़्यादा कॉपीज होंगी, द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर, प्रतियों की संख्या कि आप इस बंडल में या इस तरह का जो भी पैकेट भेज रहे हैं उसमें न्यूज़पेपर की कितनी प्रतियां हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 है, वो पैकेट के ऊपर लिख सकते हैं। इफ़ डिज़ायर्ड दी सब्सक्राइबर्स नंबर, फिर अगर आप चाहते हैं तो ग्राहकों की संख्या भी लिख सकते हैं कि 5 ग्राहकों के लिए है, 6 ग्राहकों के लिए है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता का नाम और पता पैकेट के ऊपर लिख सकते हैं। डायरेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ स्टैम्प और सील इम्प्रेशन कंटेनिंग द वर्ड्स मार्क्ड कॉपी, समाचार पत्र में किसी भी स्थान के संदर्भ में अगर आप कोई भी स्टैम्प या मोहर छाप लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं मार्क्ड कॉपी। इन द केस ऑफ प्रेस पैकेट, अगर प्रेस पैकेट भेज रहे हैं किसी भी रेलवे बुक स्टॉल के लिए या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के लिए जो रेलवे लाइन पर कहीं रहता है, तो उसके ऊपर उस पैकेट के ऊपर क्या प्रिंट किया हुआ होगा, टू बी डिलीवर्ड डायरेक्ट फ्रॉम द मेल बैन, किस तरह से इसका मेल बैन से डायरेक्टली वितरण किया जाना है। तो न्यूज़पेपर जब एक बार पब्लिश हो जाएगा उसके बाद कोई भी वर्ड उसके ऊपर प्रिंट या रिटर्न नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने एक ही तरह के न्यूज़पेपर की कोई पैकेट भेजनी है तो उस मामले में ये सारी चीज़ों को लिखने की या प्रिंट करने की अनुमति रहेगी।
There shall be no paper or thing enclosed in or with any such newspaper other than an extra or supplement। न्यूज़पेपर के साथ जैसे हमने ऊपर किया था कि कोई भी एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट आप भेज सकते हैं जिसमें न्यूज़पेपर के जैसा ही मैटर होना चाहिए, न्यूज़पेपर का शीर्षक उसके ऊपर होना चाहिए और पब्लिकेशन की डेट उसके ऊपर होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी एक्स्ट्रा आप न्यूज़पेपर के साथ नहीं भेजेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर शैल नोट बी प्रिंटेड ऑन दी रैपर। जैसे हमने किया कि जो भी आपने न्यूज़पेपर पब्लिश किया उसके ऊपर फर्स्ट या लास्ट पेज के ऊपर क्या रहेगा, रजिस्टर्ड वर्ड लिखा होगा जिसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। लेकिन जो आप रैप क्या करेंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर शैल नोट बी प्रिंटेड ऑन दी रैपर, जो आपके रैपर रहेंगे न्यूज़पेपर के या न्यूज़पेपर के पैकेट्स के, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर किसके ऊपर होगा, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के ऊपर होगा। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के रैपर या कवर के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट नहीं होना चाहिए। The publisher is authorized to post 5% higher number of copies। जो भी निर्दिष्ट किया है कि आप इतने न्यूज़पेपर्स को पोस्ट कर सकते हैं, उस तरह के निर्दिष्ट किए हुए नंबर से 5% ज़्यादा न्यूज़पेपर्स की कॉपीज़ को आप पोस्ट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जैसे आपको ऑथराइज किया है कि आप 100 न्यूज़पेपर पोस्ट कर सकते हैं, तो अगर आप इससे 5% ज़्यादा यानी कि 105 न्यूज़पेपर भी पोस्ट करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नो ऑब्जेक्शन विल बी रेज्ड इफ द नंबर ऑफ कॉपीज पोस्टेड इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑथराइज्ड टू बी पोस्टेड। फिर जो भी आपको पोस्ट करने के लिए ऑथराइज किया है कि आप 100 कॉपीज पोस्ट कर सकते हैं, अगर आप 100 से कम कॉपीज पोस्ट करते हैं तब भी वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप मान लीजिए 90 ही कॉपीज पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। The date of the publication of the newspaper shall be printed on its first or last page। डेट ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन की तिथि न्यूज़पेपर के पहले या आखिरी पेज के ऊपर प्रिंट होनी चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर टू प्रिंट पोस्टल रजिस्ट्रेशन एट अ कन्वीनियंट प्लेस। उसके बाद ये भी अनिवार्य है कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के ऊपर पोस्टल रजिस्ट्रेशन को प्रिंट किया जाए। कहाँ पे, किसी भी कन्वीनियंट प्लेस, किसी भी सुविधाजनक स्थान पर, वो चाहे न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज हो सकता है या बैक पेज हो सकता है, और इस तरह से आपने इसको प्रिंट करना है कि ये सही ढंग से लेजिबल हो और आप बिना किसी डिफ़िकल्टी के इसको पढ़ सकें, यानी कि आप इसको आसानी से पढ़ सकें और ये आसानी से दिखाई दे, विजिबल हो। तो इस तरह से आपने क्या करना है, उसके ऊपर पोस्टल रजिस्ट्रेशन को प्रिंट करना है, चाहे पहले पेज पर करें चाहे लास्ट पेज के ऊपर करें। द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विच मे नॉट बी डिलीवर्ड फॉर एनी रीजन। अगर कोई भी पंजीकृत समाचार पत्र का किसी भी वजह से वितरण ना हो पाए तो इसको सेंडर को यानी कि पब्लिशर, एडिटर या फिर प्रोप्राइटर को वापस कर दिया जाएगा। The sender will collect the returned copy from the office of posting। अब मान लीजिए किसी भी न्यूज़पेपर का अगर वितरण किसी वजह से ना हो पाए तो उसको सेंडर को वापस कर दिया जाएगा, और जो सेंडर होगा उसको वो न्यूज़पेपर की कॉपी ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में स्वयं आकर लेनी होगी, या फिर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस मैप्ड विद द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग से जुड़े हुए डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में आकर स्वयं उसको वो न्यूज़पेपर की कॉपी लेनी होगी, विच विल बी डिसाइड बाय द कंसर्न्ड हेड ऑफ सर्कल और हेड ऑफ रीजन एज द केस में भी, जो कि निर्धारित किया जाएगा हेड ऑफ सर्कल या हेड ऑफ रीजन के द्वारा। अदरवाइज क्या होगा, पोस्टिंग की फैसिलिटी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो न्यूज़पेपर की जब भी कोई प्रति वापस आती है तो वो क्या होता है, सेंडर को स्वयं पोस्ट ऑफिस में आकर लेनी होती है, या फिर ऑफिस ऑफ पोस्टिंग से जुड़े हुए डिलीवरी पोस्ट ऑफिस से लेनी होती है, जैसा हेड ऑफ सर्कल, हेड ऑफ रीजन निर्धारित करता है। ये नहीं वो बोलेगा कि मुझे मेरे एड्रेस पे या फिर न्यूज़पेपर जहाँ से पब्लिश होता है वहाँ पे पहुँचाओ, नहीं, वो वहाँ पोस्ट ऑफिस में आकर स्वयं उसको लेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी जो पोस्टिंग फैसिलिटी है न्यूज़पेपर की उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। द नेम ऑफ ऑफिस ऑफ पोस्टिंग शैल बी प्रिंटेड मैंडेटरली एट कन्वीनियंट प्लेस इन द बैक पेज टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ न्यूज़पेपर इन सच मैनर दैट इट इज़ क्लियरली विजिबल। फिर उसके बाद ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का नाम, पोस्टिंग कार्यालय का नाम, यानी कि जहाँ से न्यूज़पेपर को पोस्ट कर रहे हैं उस कार्यालय का नाम
क्या होना चाहिए, किसी कन्वीनियंट प्लेस के ऊपर अनिवार्य रूप से प्रिंट किया होना चाहिए। अब ये कन्वीनियंट प्लेस कहाँ पे होगा, उस न्यूज़पेपर का जो सबसे लास्ट पेज होगा, बैक पेज होगा, उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर होगा। और इस तरह से लिखना है, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, सही ढंग से स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का नाम न्यूज़पेपर के बैक में टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। First registration shall remain in force till 31st December of third calendar year। पहली बार जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे न्यूज़पेपर की, तो रजिस्ट्रेशन कब तक लागू रहेगी, तीसरे कैलेंडर ईयर के 31 दिसंबर तक, यानी कि तीसरे कैलेंडर वर्ष के एंड तक जाकर वो लागू रहेगी। एंड एवरी सब्सिक्वेंट रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 3 कैलेंडर ईयर्स। तो जो पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो तीसरे कैलेंडर वर्ष की 31 दिसंबर तक लागू रहेगी, और उसके बाद भी जो आप रिन्यूअल या नवीकरण करेंगे रजिस्ट्रेशन का, वो भी 3 कैलेंडर वर्षों तक लागू रहेगी। क्लोज नंबर 141 है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से पंजीकरण किया जाता है। द प्रोप्राइटर, मैनेजर और पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर विशिंग टू अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सच न्यूज़पेपर। क्या कोई भी प्रोप्राइटर है, मैनेजर या पब्लिशर है जो न्यूज़पेपर के लिए इस तरह की रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, शुड एड्रेस दी हेड ऑफ डिवीज़न। तो क्या कर सकता है, इसके लिए हेड ऑफ डिवीज़न को वो संबोधित कर सकता है। हेड ऑफ डिवीज़न के पास आवेदन दे सकता है जहां पे आपको न्यूज़पेपर को पब्लिश करना है, कि जहाँ पे न्यूज़पेपर को पब्लिश करना है वहाँ के हेड ऑफ डिवीज़न के पास आप इसके लिए एक आवेदन दे सकते हैं। ही विल देन बी फर्निश्ड विद अ प्रिंटेड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। जैसा हमने किया था कि डायरेक्टर जनरल एक फॉर्म निर्धारित करता है, उस फॉर्म के ऊपर आवेदन देना होता है। तो जो भी न्यूज़पेपर को रजिस्टर करना चाहता है वो प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर क्या करेगा, हेड ऑफ डिवीज़न के पास आवेदन देगा। हेड ऑफ डिवीज़न को क्या करेगा, इस चीज़ के बारे में संबोधित करेगा कि मुझे इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवानी है। इस तरह से जब वो संबोधित करेगा तो क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को, उस प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर को एक प्रिंटेड फॉर्म दिया जाएगा आवेदन करने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए या आवेदन देने के लिए उसको प्रिंटेड फॉर्म दिया जाएगा। उस प्रिंटेड फॉर्म में वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो पोस्ट ऑफिस को चाहिए होगी। उस प्रिंटेड फॉर्म में वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको भरनी होगी। फिर वो भरा हुआ फॉर्म क्या करेगा, एक न्यूज़पेपर की कॉपी जिसको वो रजिस्टर करना चाहता है उसके साथ भेज देगा। क्या क्या हो जाएगा कि कोई भी प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर न्यूज़पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन अगर करवाना चाहता है तो हेड ऑफ डिवीज़न को इस चीज़ के लिए संबोधित करेगा। हेड ऑफ डिवीज़न के पास जब इस तरह की सूचना आएगी तो हेड ऑफ डिवीज़न उस प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर को आवेदन करने के लिए एक प्रिंटेड फॉर्म प्रस्तुत करेगा। उस प्रिंटेड फॉर्म में वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो पोस्ट ऑफिस को चाहिए होगी, वो भर के फॉर्म और साथ में न्यूज़पेपर की एक कॉपी जो उसी टाइम वो भेजेगा किसको, हेड ऑफ डिवीज़न को। हेड ऑफ डिवीज़न ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन विद द कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर। अब हेड ऑफ डिवीज़न ने क्या किया, उसको प्रिंटेड फॉर्म दे दिया। प्रिंटेड फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर भरेगा। भरने के बाद हेड ऑफ डिवीज़न को भेजेगा और साथ में न्यूज़पेपर की एक कॉपी भेजेगा। तो जब हेड ऑफ डिवीज़न के पास वो भरा हुआ आवेदन पहुंचेगा और साथ में न्यूज़पेपर की कॉपी पहुंचेगी, हेड ऑफ डिवीज़न क्या करेगा, will satisfy himself that the newspaper is entitled to be registered। कि वो ये देखेगा कि क्या सही में ये न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड या पंजीकृत होने के काबिल है या नहीं है। इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल, जो भी रूल हमने किए कि इस तरह से होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हेड ऑफ डिवीज़न खुद को सेटिस्फाई करेगा कि क्या ये न्यूज़पेपर पंजीकृत होने का हकदार है या नहीं है। और अगर इसको इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए, कोई और पूछताछ करनी है तो वो कर सकता है, जो भी उसको ठीक लगे। When the application is accepted, अब जब हेड ऑफ डिवीज़न खुद को इस चीज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा, फिर आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ही विल असाइन टू द न्यूज़पेपर अ रजिस्ट्रेशन नंबर विद द इनिशियल लेटर ऑफ द पोस्टल सर्कल प्रीफिक्स्ड एंड कम्युनिकेट दिस नंबर टू प्रोप्राइटर, मैनेजर और पब्लिशर। अब जब एप्लीकेशन या आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, हेड ऑफ डिवीज़न के द्वारा न्यूज़पेपर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर या पंजीकरण संख्या दे दी जाएगी।
जाएगी। उस रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या होगा, जो इनिशियल लेटर होगा वो पोस्टल सर्कल को निर्दिष्ट करेगा और ये जो नंबर होगा वो प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर को हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा बता दिया जाएगा। द फैक्ट दैट द न्यूज़पेपर हैज बीन रजिस्टर्ड एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर असाइंड टू इट विल बी कम्युनिकेटेड एट सेम टाइम टू पोस्ट ऑफिस। अब एक क्या करेगा, हेड ऑफ डिवीजन पहले जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन संख्या है, वो प्रोप्राइटर, मैनेजर और पब्लिशर को कम्युनिकेट करेगा। अब क्योंकि न्यूज़पेपर रजिस्टर हो चुका है, पंजीकृत हो चुका है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा और किसको भेजा जाएगा, सेम टाइम जब प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उसी समय जहां से न्यूज़पेपर को पब्लिश या पोस्ट करना है, जहां से न्यूज़पेपर को पोस्ट करना है, उसी स्थान के कार्यालय को, उसी स्थान के पोस्ट ऑफिस को भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा। आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्मेट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर का फॉर्मेट क्या रहता है कि जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर किसी न्यूज़पेपर को दिया जाएगा उसका फॉर्मेट कैसे रहता है, इस तरह से DN ABC, उसके बाद एक यहाँ पे 2024-26 इस तरह से ईयर रहेंगे। DN किस चीज़ को डिनोट करता है, DN स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ डिवीजन और गैजेटेड पोस्ट ऑफिस। तो जहाँ पे भी न्यूज़पेपर पब्लिश किया जा रहा है उस डिवीजन के लिए ये DN डिनोट करेगा या उसको उसके लिए स्टैंड करता है। ABC जो है इसका अर्थ हो जाएगा जो भी नंबर उस न्यूज़पेपर को दिया जाएगा। और 2024-26 स्टैंड्स फॉर ब्लॉक ऑफ 3 years फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज वैलिड। कि हमने किया जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 कैलेंडर वर्षों के लिए लागू रहेगी, वैलिड रहेगी। तो 3 वर्षों की अवधि के लिए जब तक वो वैलिड रहेगी वो यहाँ पे 3 वर्षों की अवधि लिखी जाएगी, 2024, 2025 और 2026, इन 3 वर्षों के लिए। कौन से वर्ष, कैलेंडर ईयर, ना कि फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन नंबर का फॉर्मेट होता है। एयर पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल चेंज एवरी टाइम व्हेन रजिस्ट्रेशन इज रिन्यूड। जब भी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू किया जाता है, पंजीकरण का नवीकरण किया जाता है, हर बार जो ये ब्लॉक होता है, कौन सा ब्लॉक होता है, एयर वाला या फिर वर्ष वाला ब्लॉक होता है, ये चेंज हो जाता है। अब जैसे आपने 2024 में रजिस्ट्रेशन करवाई, 2026 31 दिसंबर को वो एक्सपायर हो जाएंगे। फिर जब आप उसको रिन्यू करेंगे तो ये जो पोर्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर वो कब से शुरू हो जाएगा, 2027 से 2029, फिर इन 3 कैलेंडर ईयर्स के लिए वो वैलिड हो जाएगा। A written notice of intention to renew the registration shall be given to head of division 3 months before period of expiry। अब आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाली है और आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं, तो रिन्यू करने के लिए नोटिस आपने एक्सपायरी की डेट से 3 महीने पहले हेड ऑफ डिवीजन को दे देना है। नो फीस शैल बी पेएबल फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। और पंजीकरण के नवीकरण के लिए कोई भी आपको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है। इफ रजिस्ट्रेशन हैज नॉट ड्यूली रिन्यूड और कैंसल्ड, अब जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू नहीं किया है और वो कैंसिल हो गई है, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन एट इट्स कंसेशनल रेट्स। तो इस तरह के फिर न्यूज़पेपर जब आप पोस्ट करेंगे उनको जो कंसेशन मिलती थी पोस्टेज चार्जेस में वो नहीं मिलेगी। फिर उनको क्या किया जाएगा, इफ अ न्यूज़पेपर साउट टू बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट एज अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर फेल्स टू कंप्लाई विद द एनी ऑफ द कंडीशंस, इट विल बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट एट द रेट्स एंड अंडर द कंडीशंस applicable to बुक पैकेट्स एज फार बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियोडिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उसकी रजिस्ट्रेशन आपने रिन्यू नहीं की और वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है, या फिर जो भी कंडीशंस हैं किसी भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को पोस्ट करने के लिए उनको आपने फुलफिल नहीं किया है, तो इस तरह के जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होंगे ऐसा नहीं है कि उनको डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, उनको डाक के माध्यम से भेजने के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन बुक पैकेट्स की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। कौन से बुक पैकेट्स की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट की तरह इन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को एक्सेप्ट किया जाएगा डाक के माध्यम से भेजने के लिए। क्लोज नंबर 142 है रिन्यूअल एंड टर्मिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का नवीकरण और समाप्ति।
Application for renewal of registration reach the officer concerned at least 3 months before date of expiry and shall be accompanied by 2 copies of latest issue। तो जो भी आप नवीकरण के लिए आवेदन करेंगे, क्या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के रिन्यूअल के लिए जो आप आवेदन देंगे वो संबंधित अधिकारी तक कम से कम उसकी एक्सपायरी से 3 महीने पहले पहुंच जाना चाहिए और उस आवेदन के साथ 2 कॉपीज होनी चाहिए न्यूज़पेपर्स की जिनको हाल ही में जारी किया गया हो। तो जो भी आवेदन आप करेंगे न्यूज़पेपर की रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए, उसके नवीकरण के लिए, वो संबंधित ऑफिसर तक कम से कम 3 महीने पहले पहुंच जाना चाहिए। 3 महीने पहले यानी कि एक्सपायरी की डेट से 3 महीने पहले पहुंच जाना चाहिए और उसके साथ 2 कॉपीज होनी चाहिए न्यूज़पेपर की जिनको हाल ही में जारी किया गया हो। Renewal will be granted for 3 years from 1st January to 31st December of 3rd calendar year if all conditions are fulfilled। अब ये जो रिन्यूअल क्या आएगा या नवीकरण क्या आएगा रजिस्ट्रेशन का, इसकी वैलिडिटी कब से लेके कब तक होगी? 1 जनवरी से लेके तीसरे कैलेंडर ईयर की 31 दिसंबर तक, यानी कि इसका नवीकरण भी 3 कैलेंडर ईयर्स के लिए क्या आएगा अगर सारी कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। पोस्टल अथॉरिटीज मस्ट इशू द रिन्यूअल लाइसेंस टू ऑल एप्लीकेंट्स बिफोर 15 दिसंबर। डाक अधिकारियों को 15 दिसंबर से पहले सभी एप्लीकेंट्स को नवीकरण का जो लाइसेंस है वो जारी करना होता है। Late fees 50 rupees will be charged for application for renewal received after the last working day of 3rd calendar month, 30th of September preceding the last month of the previous registration। Important point है कि पहले पंजीकरण के अंतिम महीने से पहले के तीसरे कैलेंडर माह के अंतिम कार्य दिवस के बाद प्राप्त आवेदन के लिए 50 रुपये विलंब शुल्क लिया जाएगा। अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा? आपको जैसे ऊपर हमने पॉइंट किया कि जो भी आप रिन्यूअल के लिए आवेदन करेंगे वो संबंधित अधिकारी तक एक्सपायरी डेट से 3 महीने पहले पहुंचना चाहिए। अब एक्सपायर कब हो जाएगी? किसी भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की रजिस्ट्रेशन किसी भी साल के 31 दिसंबर को जाके एक्सपायर हो जाती है। तो आपके द्वारा भेजा गया आवेदन एक्सपायरी डेट के 3 महीने पहले संबंधित अधिकारी तक पहुंचना चाहिए, यानी कि 30 सितंबर से पहले रिन्यूअल के लिए रजिस्ट्रेशन का जो रिन्यूअल आप कर रहे हैं, पंजीकरण का जो नवीकरण कर रहे हैं, उसका आवेदन 30 सितंबर से पहले पोस्टल ऑफिसर के पास पहुंच जाना चाहिए। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों के बीच में अगर आपका आवेदन पहुंचता है तो फिर लेट फीस कितनी लगेगी? 50 रुपये लेट फीस के रूप में लिए जाएंगे। तो पिछली रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी से 3 महीने पहले आपके रिन्यूअल का जो आपने आवेदन दिया है या एप्लीकेशन दिया है वो संबंधित पोस्टल ऑफिसर तक पहुंचनी चाहिए, यानी कि 30 सितंबर से पहले वो पोस्टल ऑफिसर तक पहुंचनी चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचती है तो इसके बाद ये जो आपके 3 मंथ होंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें अगर पहुंचती है तो फिर 50 रुपये लेट फीस आपको देनी होगी। Renewal in all cases granted only when the head of division or RMS division and independent gazetted postmaster as the case may be satisfied with conditions clause number 132। तो इसको रीन्यू तभी किया जाएगा जब हेड ऑफ डिवीजन, RMS डिवीजन या इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्टमास्टर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि जो भी न्यूज़पेपर के लिए कंडीशंस क्लोज नंबर 132 में हमने की वो सारी फॉलो कर रहा है, तभी उसको रीन्यू किया जाएगा। इफ प्रीवियस रजिस्ट्रेशन expired before a registration is renewed। अब आपका नवीकरण नहीं हुआ, आपके जो पंजीकरण का नवीकरण होना था वो नहीं हुआ और वो एक्सपायर हो गया, तो फिर उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी देन पेपर शैल बी प्रीपेड एट बुक पैकेट रेट्स। तो उसके बाद जो भी आप न्यूज़पेपर भेजेंगे बुक पैकेट रेट्स के ऊपर उसको भेजा जाएगा, यानी कि उसके ऊपर आपको बुक पैकेट के ऊपर लगने वाले चार्जेस का भुगतान करना होगा। इन केस एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी, अगर डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद आपका आवेदन पहुंच
पहुंचता है, लेट फीस ऑफ 100 रुपीज शैल बी चार्ज्ड विद सच एप्लीकेशन। तो इस तरह के आवेदन के साथ 100 रुपये लेट फीस या विलंब शुल्क के रूप में लिए जाएंगे। अगर वो 3 महीने की अवधि के भीतर पहुंचता है, यानी कि वो 30 सितंबर के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले पहुंचता है, तो लेट फीस 50 रुपये लगेगी। उससे पहले 30 सितंबर से पहले अगर वो संबंधित अधिकारी तक आवेदन पहुंच जाता है तो रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल फ्री ऑफ चार्ज होगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। If previous registration expired before a registration is renewed, क्या पंजीकरण का नवीकरण पहले से ही पुराने वाली रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाती है तो इसको पहली बार किए हुए आवेदन की तरह ट्रीट किया जाएगा। सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट कैन कैंसिल और रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इफ नॉट फुलफिल कंडीशंस। अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो भी कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करता है, फुलफिल नहीं करता है, तो सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट उसको कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन को, या रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर सकता है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स मस्ट बी हैंडेड इन एट द विंडोज और डोर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस सिलेक्टेड फॉर द पर्पस बाय द प्रोप्राइटर, मैनेजर, पब्लिशर और ऑथराइज्ड एजेंट। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को पोस्ट करने के लिए आपने पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस की विंडो या डोर के ऊपर आना है। जैसा कौन आएगा इसके लिए? प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर या उनका ऑथराइज्ड एजेंट आएगा, जैसे हमने ऊपर किया। इफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस then it is not admissible to reduce the rates of postage for a registered newspaper। अगर आप पंजीकृत समाचार पत्र को पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में डाल देते हैं तो इसके लिए जो आपको कंसेशन मिलना था पोस्टेज चार्जेस में, फिर वो नहीं मिलेगा। इन केसेस वेयर द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन इज चेंज्ड विद इन और बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ करंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जहां पे आप क्या करते हैं, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन के स्थान में कोई भी चेंज करते हैं, चाहे वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के जुरिडिक्शन के भीतर हो या बाहर हो, अ न्यू रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो इसके लिए नया पंजीकरण आपको करवाना आवश्यक होगा। क्लोज नंबर 143 है पैकेट्स ऑफ न्यूज़पेपर। अब आप एक या तो सिंगल कॉपी न्यूज़पेपर की भेजेंगे या फिर एक से ज़्यादा कॉपीज अगर आप भेजते हैं एक ही पैकेट में तो उसको कहते हैं पैकेट्स ऑफ न्यूज़पेपर, जिसमें एक ही तरह की एक से ज़्यादा कॉपीज होती हैं न्यूज़पेपर की। The following conditions will regulate the posting of packets containing more than one copy of same issue of a registered newspaper। पंजीकृत समाचार पत्र के एक ही इशू की एक से ज़्यादा प्रतियों वाले पैकेट को पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर कहेंगे और इसको पोस्ट करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। Each packet shall contain only copies of same registered newspaper and of the same date। इसमें जो भी आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेजेंगे वो सेम ही कॉपी होनी चाहिए, यानी कि वो एक ही न्यूज़पेपर की कॉपीज होनी चाहिए और सेम डेट की होनी चाहिए, यानी कि एक आज की, एक कल की, या एक परसों की, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। सेम डेट की सेम न्यूज़पेपर की कॉपीज उसमें डाल के आप भेजेंगे। सच पैकेट्स शैल बी पोस्टेड इन द सेम पोस्ट ऑफिस एंड ऑन द सेम फिक्स्ड डेज एज इन the case of single copy of that registered newspaper and shall be addressed to the local agent of the registered newspaper at the place of destination। ऐसे पैकेट उसी डाकघर में और उसी निश्चित दिन पर पोस्ट किए जाएंगे जैसे कि आप सिंगल कॉपी के मामले में करते हैं। सिंगल कॉपी जिस डाकघर में आप पोस्ट करते हैं उसी डाकघर में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के पैकेट्स को भी पोस्ट किया जाएगा और सिंगल पोस्ट कॉपी को पोस्ट करने के लिए जो दिन या हफ्ते के या जो भी डेट्स महीने की फिक्स की गई हैं, निर्धारित की गई हैं, उन्हीं डेट्स के ऊपर आप इस पैकेट को पोस्ट करेंगे। The packet shall not be delivered at addresses residence। अब इस तरह के जो न्यूज़पेपर्स के पैकेट्स होते हैं उनको प्राप्तकर्ता के निवास स्थान पर वितरित नहीं किया जाता है, बट shall be handed over to addressee or his authorized agent at the office of destination। इस तरह के जो न्यूज़पेपर्स के पैकेट होते हैं उनको डेस्टिनेशन ऑफिस में ही प्राप्तकर्ता या उसके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को वितरित किया जाएगा। इस तरह के न्यूज़पेपर्स को उनके निवास स्थान पर
पर नहीं पहुंचाया जाएगा। द प्रोप्राइटर, मैनेजर और पब्लिशर ऑफ द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर shall communicate to the office of posting the name and address of every such local agent and name of the post office or mail office of destination or the railway station at which a delivery of packet is to be effected। अब जो भी प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर होगा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को क्या क्या चीज़ों के बारे में बताएगा, वो ऐसे लोकल एजेंट के नाम और पते के बारे में बताएगा जिनको वो न्यूज़पेपर के पैकेट वितरित करने हैं। फिर या तो बताएगा पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस का, जो डेस्टिनेशन मेल ऑफिस या पोस्ट ऑफिस है उसका नाम बताएगा, या उस रेलवे स्टेशन का नाम बताएगा जहां से इस तरह के पैकेट्स का वितरण किया जाएगा। तो ये प्रोप्राइटर, मैनेजर, पब्लिशर बताएगा ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को कि लोकल एजेंट जो है उनके नाम या पते क्या हैं, या फिर डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस का नाम पता बताएगा, या फिर उस रेलवे स्टेशन का नाम बताएगा जहां से वो पैकेट का वितरण किया जाना है। The addressee or his agent shall call and take delivery of packet at the window of the post office or mail office or from the RMS van, railway mail service van। प्राप्तकर्ता का उसके एजेंट को पोस्ट ऑफिस में बुलाया जाएगा और डाकघर या डाक कार्यालय RMS वैन की खिड़की पर ही वैन का वितरण किया वैन पर ही पैकेट का वितरण किया जाएगा। The sender of packet shall arrange to have following indication on the packet to be delivered at window। और जो भी उस पैकेट को भेजने वाला होगा उस पैकेट के ऊपर क्या निर्देश देने के अरेंजमेंट करेगा, टू बी डिलीवर्ड एट द विंडो, ये निर्देश देने की अरेंजमेंट की जाएगी सेंडर के द्वारा। इनके वो पैकेट के ऊपर प्रिंट करेगा कि टू बी डिलीवर्ड एट विंडो, कि इसका विंडो के ऊपर या खिड़की के ऊपर वितरण किया जाना है। In places where the post box system is in force, no article is ordinarily delivered at the window of the post office except through the post box। जिन स्थानों पर पोस्ट बॉक्स सिस्टम लागू है, हाँ, पोस्ट बॉक्स के अलावा वस्तु डाकघर की खिड़की पर वितरित नहीं की जाती है। तो हमने किया था विंडो डिलीवरी के बारे में कि विंडो डिलीवरी उन स्थानों पर आपको मिलेगी जहां पोस्ट बॉक्स सिस्टम नहीं होगा। अगर पोस्ट बॉक्स सिस्टम है तो विंडो डिलीवरी नहीं मिलेगी। सेम चीज़ यहाँ पे बोली गई है। लेकिन स्पेशल केसेस होते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के पैकेट्स के, कि अगर उस पोस्ट ऑफिस में जहां से न्यूज़पेपर पैकेट का वितरण किया जाना है वहां पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम है, विंडो डिलीवरी तो होगी नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर के पैकेट है उनकी तो विंडो डिलीवरी ही होती है, तो वहां पे उनकी विंडो डिलीवरी ही की जाएगी। वहां पर उनके जो न्यूज़पेपर के लोकल एजेंट्स होंगे उनको पोस्ट बॉक्स रेंट पर लेने के लिए नहीं कहा जाएगा, वहां पे उनकी विंडो डिलीवरी ही की जाएगी चाहे वहां पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज नंबर 144, पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। डाक शुल्क के पूरा भुगतान के बिना समाचार पत्रों की पोस्टिंग करना। द स्कीम इज कन्फाइंड टू रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग मैगजीन्स एंड periodicals which are published at intervals of not more than 31 days and post more than 500 copies at a time। इम्पोर्टेंट है ये योजना रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और पत्रिकाओं के लिए भी है जो कम से कम 31 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होते हैं और एक समय में पोस्ट की जाने वाली प्रतियों की संख्या 500 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उनके लिए ये विदाउट पेमेंट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज वाली फैसिलिटी होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज न्यूज़पेपर्स विच कैरी स्टैम्प्स ऑफ 5 पैसे ओनली, ऐसे न्यूज़पेपर जिनके ऊपर केवल 5 पैसे की ही डाक टिकट होगी, उनके मामले में ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी अगर 100 कॉपीज एक बार में पोस्ट की जाती हैं। प्रोप्राइटर, मैनेजर और पब्लिशर शैल अप्लाई टू दिस फैसिलिटी टू हेड ऑफ सर्कल। इस सुविधा के लिए क्या न्यूज़पेपर का प्रोप्राइटर, मैनेजर या पब्लिशर हेड ऑफ सर्कल के पास आवेदन करेगा लाइसेंस के लिए, और उसको लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय कौन कौन से विवरण साथ में बताने होंगे। एवरेज नंबर ऑफ, एवरेज वेट ऑफ, पोस्टेज पेएबल ऑन सिंगल कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर की, अगर सिंगल कॉपी वो भेज रहे हैं तो कितनी कॉपीज भेजेंगे एक महीने में, उनका वेट क्या रहेगा और उनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस क्या बनेंगे। या फिर अगर पैकेट भेजते हैं जिसमें एक ही तरह के न्यूज़पेपर की एक से ज़्यादा कॉपी होंगी, उनकी एवरेज नंबर, एवरेज वेट और उनके ऊपर पोस्टेज पेएबल क्या बनेगा।
टोटल अमाउंट ऑफ एवरेज पोस्टेज ऑन ऑल पेपर्स सिंगल कॉपी और पैकेट पोस्टेड ईच टाइम, और साथ में हर बार पोस्ट किए गए सभी पेपर या पेपर, चाहे वो एकल प्रति है चाहे वो पैकेट आप न्यूज़पेपर का भेज रहे हैं, उसके ऊपर औसत डाक खर्च की कुल राशि क्या है, यानी कि कितना खर्चा हो रहा है एक बार में जब वो न्यूज़पेपर भेज रहा है, चाहे सिंगल भेज रहा है चाहे पैकेट भेज रहा है। द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ ऑन विच पेपर वुड बी पोस्टेड, फिर उसके बाद वो ये भी बताएगा कि एक महीने में वो कितने दिनों कितने दिन पोस्ट करेगा, एक महीने में 4 दिन पोस्ट करेगा, 8 दिन पोस्ट करेगा, उन दिनों की संख्या के बारे में भी बताएगा। हेड ऑफ सर्कल ऑनरशिप ऑफ एप्लीकेशन, जब आवेदन हेड ऑफ सर्कल के पास इस तरह का पहुंचेगा, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट टोटल पोस्टेज पेएबल इन अ मंथ, तो हेड ऑफ सर्कल क्या करेगा, एक महीने में दे अनुमानित कुल राशि की गणना करेगा। उसके बाद सारे पर्टिकुलर हैं कि वो एक महीने में कितनी बार पोस्टिंग करेगा, एक बार पोस्ट करने पर कितना डाक खर्च बनता है, उन सारी चीज़ों के अनुसार वो एक महीने में कितने पोस्टेज चार्जेस बन जाते हैं उसका अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेगा, उसकी अप्रोक्सीमेट गणना करेगा। फिर उसके अनुसार सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट विल बी इक्वल टू 1 मंथ्स पोस्टेज, फिर प्रोप्राइटर मैनेजर या पब्लिशर को सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, हेड ऑफ सर्कल जो कैलकुलेशन करेगा कि एक महीने में वो कितने पोस्टेज चार्जेस की पोस्टिंग करता है, उसके अनुसार उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। The amount of security may be deposited in cash and post office saving, तो ये जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा इसको पोस्ट ऑफिस सेविंग में कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट में दे सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि हेड ऑफ सर्कल को प्लेज किए हुए होंगे उनमें के रूप में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जा सकता है, या फिर एसबीआई बैंक या फिर किसी और भी नेशनलाइज्ड बैंक से गारंटी भी उसके द्वारा दी जा सकती है। अमाउंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन ऑल पोस्टिंग्स एडजस्टेड ट्वाइस इन अ मंथ, जब इस तरह की फैसिलिटी के अंडर पोस्ट किए जाते हैं न्यूज़पेपर तो उनके ऊपर जो भी पोस्टेज ड्यू बनती है उनको एक महीने में 2 बार एडजस्ट किया जाता है। जैसे आपने महीने की 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक जितने भी न्यूज़पेपर्स को पोस्ट किया या पैकेट्स को पोस्ट किया उसके लिए जो पोस्टेज ड्यू चार्जेस होंगे उनको महीने की 16 तारीख को एडजस्ट किया जाएगा, और जो भी आप महीने की 16 तारीख से लेके महीने के एंड तक पोस्टिंग करेंगे उसको कब एडजस्ट किया जाता है, हर महीने की पहली तारीख को एडजस्ट किया जाता है। आफ्टर द न्यूज़पेपर हैज़ डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, जब न्यूज़पेपर का पब्लिशर प्रकाशक या जो भी होगा वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को जमा कर देगा, सिक्योरिटी जो भी डिपॉजिट का अमाउंट बनेगा उसको जमा कर देगा, लाइसेंस विल बी इशूड बाय हेड ऑफ सर्कल, तो वहाँ पे हेड ऑफ सर्कल के द्वारा उसको एक लाइसेंस इशू किया जाएगा जो कि इसको न्यूज़पेपर को बिना प्री पेमेंट के पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करेगा। The newspaper should be handed in at the window of post office or offices and on such days or days of week or a month as have been specified in this behalf in order sanctioning its registration, तो पंजीकरण के समय इस तरह के न्यूज़पेपर्स के लिए जो भी कार्यालय या जो भी महीने के दिन या सप्ताह के दिन निर्दिष्ट किए होंगे उन्हीं दिनों पर वो न्यूज़पेपर पोस्ट ऑफिस में आके हैंड ओवर करेगा, चाहे वो इस सुविधा के अंडर, ठीक है, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज वाली सुविधा के अंडर उनको पोस्ट कर रहा है। The licensee should arrange to print the license number along with the words licensed to post without prepayment below the registration number printed on the paper when the paper is posted without a wrapper, लाइसेंस धारी को पंजीकरण संख्या के नीचे बिना पूरा भुगतान के पोस्ट करने के लिए लाइसेंस इस तरह के शब्दों को लाइसेंस नंबर के साथ प्रिंट करने की व्यवस्था करनी होगी। जब पेपर बिना रैपर के पोस्ट किया जाता है तो पेपर के ऊपर इस तरह के वर्ड्स को प्रिंट करने की व्यवस्था की जाएगी। The license will be deemed to cancelled as soon as registration of the newspaper expires, तो जब रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर की एक्सपायर हो जाएगी, ये जो लाइसेंस दिया जाएगा हेड ऑफ सर्कल के द्वारा वो भी क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई तो जो लाइसेंस दिया जाएगा हेड ऑफ सर्कल के द्वारा वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस शुड देयरफॉर बी मेड एट द सेम टाइम एज एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब आप पंजीकृत समाचार पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन देंगे उसी समय आपको इस लाइसेंस के लिए भी आवेदन करना होगा, इस लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा। द कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी हैंडेड ओवर एट द विंडो अलोंग विद एन इनवॉइस इन डुप्लीकेट। अब जो न्यूज़पेपर की कॉपीज, क्योंकि आप इस प्री पेमेंट पोस्टेज वाली फैसिलिटी के अंडर न्यूज़पेपर्स को पोस्ट कर रहे हैं, तो जो न्यूज़पेपर की कॉपीज आप पोस्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस विंडो पर आकर, उनके साथ आपको एक इनवॉइस भी लानी होगी, जो इनवॉइस डुप्लीकेट में होगी निर्धारित फॉर्म के ऊपर, जिसमें पोस्टिंग की डिटेल्स को दर्शाया होगा कि कितने न्यूज़पेपर आप पोस्ट कर रहे हैं। वन कॉपी ऑफ द इनवॉइस आफ्टर कंपेयरिंग द एंट्रीज विद द कॉपीज पोस्टेड। फिर क्या किया जाएगा, उन इनवॉइसेस को देखा जाएगा, उन इनवॉइसेस की एंट्रीज को पोस्ट की जाने वाली कॉपीज की प्रविष्टियों के साथ मिलाया जाएगा, और फिर एक जो इनवॉइस होगी, ठीक है, उस जो डुप्लीकेट में इनवॉइस दी होगी, उस डुप्लीकेट इनवॉइस की एक कॉपी विधिवत तरीके से पोस्ट ऑफिस के द्वारा साइन करके और उसके ऊपर डेट स्टैंप लगा के वापस कर दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइसेस रिलेटिंग टू पोस्टिंग ड्यूरिंग अ पीरियड। तो इस अवधि के दौरान के जैसे कि 16 तारीख को एडजस्ट किया जाएगा और महीने की 1 तारीख को एडजस्ट किया जाएगा। तो महीने की 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो भी आप पोस्टिंग करेंगे, उन पोस्टिंग्स के लिए इनवॉइसेस के आधार पर क्या किया जाएगा, इनवॉइसेस के आधार पर ए विल बी प्रिपेयर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस आरएमएस ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आरएमएस ऑफिस के द्वारा एक बिल को तैयार किया जाएगा, शोइंग द टोटल अमाउंट ऑफ पोस्टेज पेएबल, जिसमें क्या दर्शाया होगा, टोटल अमाउंट कितना आपको देना है 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक की पोस्टिंग के लिए, एंड विल बी प्रेजेंटेड टू लाइसेंसी ऑन 16th and 1st of each month। और ये जो बिल होते हैं महीने में 2 बार प्रस्तुत किए जाते हैं, एक 16 तारीख को और 1 तारीख को। The payment of the bill should be made by licensee at the post office indicated in the bill। अब उस जो भी क्या होगा, जो बिल उसको प्रस्तुत किया जाएगा, उस बिल में पोस्ट ऑफिस निर्दिष्ट किया होगा कि किस पोस्ट ऑफिस में आपने इसके बिल को जमा करना है। इन द बिल विद इन 7 days फ्रॉम द सर्कल हैज़ द राइट टू कैंसल द लाइसेंस। अब जो उसको बिल प्रस्तुत किया गया 16 तारीख को या 1 तारीख को, बिल प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर उसे वो बिल जमा करना होगा। अदरवाइज जो सर्कल हेड होगा उसके पास लाइसेंस को कैंसिल करने या रद्द करने का अधिकार होगा। कौन सा लाइसेंस, जो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज वाला लाइसेंस होगा। द पोस्टिंग ऑफ द पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज बिल इमीडिएटली बी स्टॉप्ड। तो अगर आप क्या करते हैं, बिल का भुगतान नहीं करते हैं, तो डाक शुल्क के बिना जो न्यूज़पेपर को पोस्ट करने की सुविधा है उसको तुरंत रोक दिया जाएगा और इसका जो लाइसेंस है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। हेड ऑफ सर्कल विल रिकवर द अमाउंट ड्यू अप टू डेट फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब क्योंकि उसमें शुरू में बताया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट उसको जमा करनी होगी, तो अगर वो क्या करता है, किसी अवधि के लिए जो बिल बना है उसका भुगतान नहीं करता है, तो वो बिल का भुगतान कहाँ से करवाया जाएगा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट उसके द्वारा दी गई होगी उस अमाउंट में से वो रिकवर कर लिया जाएगा। अगर नेसेसरी, अगर आवश्यक हो तो वो क्या कर सकता है, रिकवर एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट अंडर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। तो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की धारा 12 के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए कदम भी उठा सकता है। द लाइसेंस on being terminated may be renewed by the head of circle at his entire discretion on such terms and conditions as he may think fit to impose। अब लाइसेंस अगर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो हेड ऑफ सर्कल अपने विवेक पर उसका नवीकरण कर सकता है। If at any time it is found that the security deposit already made or the bank guarantee provided is less than the payment for the preceding month। अगर किसी भी समय ऐसा लगता है कि लाइसेंसी के द्वारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जमा की गई है वो क्या है, पिछले महीने की पोस्टिंग के ऊपर जो चार्जेस बने थे उससे कम हो रही है, तो लाइसेंसी को बोला जाएगा कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ाएं या बैंक गारंटी को बढ़ाएं, जैसा भी मामला हो, ताकि क्या हो सकता है, अगर वो इंक्रीज नहीं करता है, उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट को नहीं बढ़ाता है, तो हेड ऑफ सर्कल लाइसेंस को कैंसिल कर देगा। द लाइसेंस इज रिवोकेबल
at the discretion of the head of circle without assigning any reason but so far the same। यदि लाइसेंस रद्द करने योग्य है तो 7 दिन पहले लिखित रूप में नोटिस दिया जाएगा, लेकिन हेड ऑफ सर्कल बिना कोई कारण बताए भी ऐसा करने में सक्षम है। इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस एज टू द इफेक्ट of the license or with regard to any matter arising therefrom, the same should be referred for the decision to Director General, post whose decision shall be final। अगर लाइसेंस के लिए कोई भी आपके पास डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो निर्णय के लिए उसको डायरेक्टर जनरल के पास भेजेंगे। यानी आपके सीपीएमजी के साथ कोई विवाद हो गया कि लाइसेंस इस तरह से आप रद्द नहीं कर सकते हैं, या कुछ भी आपका विवाद होता है, तो उस मामले को डायरेक्टर जनरल के पास भेजा जाएगा और डायरेक्टर जनरल का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम माना जाएगा। तो ये था ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों ही टॉपिक हैं, एक आधा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगर आपको एग्जाम्स की तैयारी के लिए बुक्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बुक्स ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स की, थ्योरीज की सभी बुक आपको मिल जाएंगी। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।